अस्सलाम वालेकुम दोस्तों को आज के जो टॉपिक है वो है NEET। नीट क्या होता है? नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जो आज बच्चे देने जा रहे हैं। तो कुछ क्या होता है कि हमने ये नॉलेज लेना है कि इसके बारे में भी नॉलेज होता है। पेरेंट्स को खुद बच्चों को काउंसल करते हैं जिनके पास नॉलेज होता है, लेकिन जिनके पास नॉलेज नहीं होता है, जो पेरेंट्स मोल मोज थोड़ा इलिटरेट अनपढ़ तिमन पाई नीट क्या गो, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट क्या गो। यमन बच्चन 20 दो रूद, जिन बच्चों के पास सिर्फ 20 दिन बचे हैं, क्या वो क्वालिफाई कर पाएंगे ये नीट एग्ज़ाम? ठीक है, तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जिनके पास कम समय रहा है या जिन्होंने तैयारी की है, क्या उन्होंने इन चीज़ों पे फोकस किया है ताकि वो क्वालिफाइंग मार्क्स तो इनको मिल सके। क्वालिफाइंग मार्क्स उसको मिल सकते हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स उनको मिल सके, ताकि आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज आप पा सको, कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज आप पा सको। इसलिए गवर्नमेंट का कॉलेज आपको कम स्कोर पे भी मिल सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज जो होता है आपको कम स्कोर पे भी मिल सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, अगर आपने कुछ ना पढ़ा हो फिर भी क्वालिफाई कर जाओ। तो ये वीडियो लेटेस्ट स्टार्ट करते हैं कि ये नीट यूजी जिसे बोलते हैं, नीट यूजी, ये टफ होता है। ये टफ होता है क्या? टफ होता है नहीं। टफ किस बेसिस पे होता है? कंपटीशन की बेसिस पे। ठीक है, कंपटीशन के बेसिस पे ये टफ होता है, वरना ये टफ नहीं होता है। इसलिए कंपटीशन के बेसिस भी टफ होता है। पेपर तो सिंपल होता है, लेकिन पेपर जो होता है, पेपर जो नीट का आता है वो सिंपल होता है। आपको अपना IQ चेक नहीं करना है, EQ पे फोकस करना है। EQ इंटेलिजेंट क्वेश्चन पे नहीं, इमोशनल क्वेश्चन। इमोशनली आपको प्रिपेयर होना है, आपको ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, पूरी तरह से तैयार होके जाना है, बिल्कुल काम, अच्छी तरह से, इमोशनल ज़्यादा नहीं होना है। इसलिए कंपटीशन के बेसिस पे, इसलिए ये तो मैंने बोला, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है और 20 दिन बचे हैं सिर्फ, तो क्या करें आप? मैं समझता हूँ आप ज़ीरो ग्राउंड पे हो। बस आपने 12th पास किया हो किसी तरह से, क्योंकि 50 मार्क्स, इसलिए इसके लिए क्या होता है 50% मार्क्स मैंडेटरी है इसमें लाने के लिए। नीट को एग्ज़ाम अगर आपको देना है तो 50% मार्क्स तो ज़रूरी है, वरना आप वरना आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं हो। मैं मान के चलो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तो पढ़ी होगी। इसमें तो 3 ही होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये तीनों तो पढ़ी होगी ना, बायोलॉजी। तो थोड़ा बहुत आपने पढ़ा तो होगा, नॉलेज तो होगा ना 12th की। आपको क्या करना है, क्या आपके जो 12th क्लास के NCERT है, उस NCERT में जो चैप्टर आपको पहले से आते हैं वो चैप्टर आप एक बार रिवाइज कर लो। मानो आपने उसमें से 1 या 2 चैप्टर ही पढ़े हों, वो 2 चैप्टर रिवाइज कर लो। क्या कर लो? रिवाइज कर लो। रिवाइज का मतलब है बार बार पढ़ डालो। उसके बाद क्या करना है, यूट्यूब पे सर्च करना है। क्या करना है? सर्च क्या करना है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। सर्च करना है प्रीवियस, ठीक है, ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लिखना है, सर्च करना है। ठीक है,
उनमें उन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप देखो। आपके नीट में आपको टोटल 11th और 12th का सिलेबस, 11th एंड 12th का सिलेबस, 12th का सिलेबस कवर होता है। आप सिर्फ बायो पे फोकस करो। मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनको कम टाइम है, जिनके पास कम समय है। बायो पे, बायोलॉजी पे फोकस कर लो। अगर 20 दिन बचे हैं, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री टफ होती है। फिजिक्स ये फिजिक्स है और केमिस्ट्री है, ये थोड़ा टफ होती है आपके लिए। बायो मैक्सिमम लोगों के लिए इजी है। ये जो बायो है ये इजी है मैक्सिमम लोगों के लिए। और बायो में 360 नंबर भी आते हैं। और बायो में अगर आपने 360 से 250 में से 250 से 300 तक ले आते हो, 250 से 300 तक ले आते हो तो बहुत अच्छी बात है, समझ गए। ये बहुत अच्छी बात है अगर इतना भी आप ले आते हो। अच्छे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, आपको फिर अच्छे कोर्सेज मिल सकते हैं। कौन कोर्सेज है कौन से कोर्सेज आपको मिल सकते हैं? खासकर बीएससी नर्सिंग, और होता है वो पैरा मेडिकल कोर्स। बीएससी नर्सिंग मैंने लिखा डी फार्मा और बी फार्मा के लिए इनके लिए आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिनके पास कम समय होता है। वो अगर नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई के लिए जाएंगे तो वो आराम से बायो पे फोकस करना है। और इनको ये बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, बी फार्मा, डी फार्मा के लिए आप अप्लाई कर पाओगे। तो कम मार्क्स वालों के लिए ये वीडियो है, समझ गए। कम मार्क्स वालों के लिए ये वीडियो है। अगर कुछ नहीं पढ़ा हो तो कैसे तैयारी करो। आप 12th की NCERT, मैंने लिखा ना, आप 12th की NCERT पर आपको फोकस करना है। सिर्फ वो है बायोलॉजी पे, तो किसी और चीज़ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ बायोलॉजी तैयार कर लो, तब भी आप अच्छा स्कोर कर लोगे। कुछ चैप्टर मैं आपको गिनवा लूँगा, आप सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है करना है। अगर कुछ न समझ आ रहा हो, फॉर एग्जांपल ट्रांसपिरेशन, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, छोड़ो ये, ट्रांसपिरेशन। अगर समझ ना आ रहा हो तो नोट कर लो, इसको नोट कर लो। तो ट्रांसपिरेशन को नोटबुक पर नोट कर लेना। इसके बाद उस शब्द को, ये जो शब्द पे आप पूरा वीडियो देखना और टू द पॉइंट जो आंसर हो उसको नोट कर लो। जैसे फोटोसिंथेसिस, हाँ, ह्यूमन का कोई हार्मोन लिख डालना। ये लिख डालो हेडिंग। बस वीडियो ख़त्म होने के बाद उस टॉपिक जो मैंने बोला ना, उस टॉपिक या चैप्टर आपको कौन कौन से देखना ज़रूरी है, कौन कौन सा देखना है। इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जो पढ़ सको। सबसे पहला चैप्टर जो मैं आपको बताऊंगा, फॉर एग्जांपल आप रिप्रोडक्शन पढ़ सकते हो। जो आप रिप्रोडक्शन पढ़ सकते हो, रिप्रोडक्शन में ह्यूमन एंड प्लांट रिप्रोडक्शन, ठीक है, क्या नाम से चैप्टर है। इजी भी है, ये इजी है।
दूसरा है इकोलॉजी। इकोलॉजी ये चीज़ें भी पढ़ डालो। इकोलॉजी में 4 चैप्टर है। इकोलॉजी में 4 चैप्टर है, ठीक है। इकोलॉजी में 4 चैप्टर है, पढ़ डालो। क्लास 12 की एनसीईआरटी में लास्ट यूनिट है इकोलॉजी। जो क्लास 12 की एनसीईआरटी है उसमें लास्ट यूनिट जो है वो इकोलॉजी है। इसमें भी मैं जो आपको चैप्टर कंप्लीट करने हैं 4, मैंने बोला ना, ये भी बोला ना, 4 कुछ चारों चैप्टर पढ़ डालो। इकोलॉजी में 4 चैप्टर है। कितने हैं? 4 चैप्टर है। 4 कौन कौन से हैं? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। दूसरा है इकोसिस्टम। तीसरा है एनवायरमेंटल इश्यूज। और चौथा है बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो ये 4 के 4 क्या पढ़ डालो। 12th की साइड बुक्स कर लो। अब 12th की जो बुक्स हैं उनको साइड कर लो। अब आते हैं 11th पे। 11th किस पे ले? उसमें से आप 11th उसमें फोटोसिंथेसिस और होता है रेस्पिरेशन। इन दोनों टॉपिक्स को पढ़ना बढ़िया से तैयार कर लो, ठीक है। इन 2 टॉपिक्स के बड़े 11th के लिए। तो ये हो गए यहाँ तक। इन दोनों को तैयार करने के बाद आपको आ जाना है ह्यूमन फिजियोलॉजी पे, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी 6 चैप्टर है। 6 चैप्टर है, ठीक। इन 6 चैप्टर को आपको तैयार करना है। इन 6 ठीक है। कौन कौन से चैप्टर है मैं देखता हूँ, ठीक है। 6 चैप्टर है। एक है नंबर 1 है डाइजेशन, ठीक है। नंबर 2 है रेस्पिरेशन। नंबर 3 है, उसको क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम है ये तीसरा। चौथा है नर्वस सिस्टम है, हाँ, नर्वस सिस्टम है, ठीक है। आगे 4 डाइजेशन सिस्टम, रेस्पिरेशन, एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। आगे डाइजेशन मैंने लिखा हो गए 2, 3 और 4। नर्वस सिस्टम भी लिखना है 5वां। नर्वस सिस्टम मैंने लिखा है। और मसल्स है, क्या है, मसल्स है, हो गए 5। 6वां हमने लिखना है एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। ये हो गया एक्सक्रीटरी सिस्टम। टोटल मैंने जितने भी चैप्टर बताए हैं, इन चैप्टर में से अगर एक दिन में भी एक भी चैप्टर तैयार कर लोगे, आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा आराम, कब से क्वालिफाई कर पाओगे। 6 चैप्टर मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी के बताए हैं। 6 चैप्टर में ह्यूमन फिजियोलॉजी के बताए कि नहीं? ह्यूमन फिजियोलॉजी के 6 चैप्टर बताए। 6 में से ह्यूमन बताए हैं 6, हो गए 6 दिन, ठीक है, हो गए 6 दिन। दो मैंने फोटोसिंथेसिस 6 तो हो गए। ये 2 हो गए ह्यूमन फिजियोलॉजी पे 6, 2 हो गए फोटोसिंथेसिस
एंड रेस्पिरेशन। कितने हो गए? हो गए 8 दिन। हो गए 8 दिन। पहले 6 दिन, अब 8 दिन। हो गए ना, 6 + 2 हो गए ना 8 दिन। हो गए 8 दिन। फिर इकोलॉजी के 4 चैप्टर इकोलॉजी के 4 चैप्टर हो कितने हो गए? हाँ, +4 कितने हो गए? हो गए 12 दिन। समझ आ गया? और उसके बाद मैंने आपको बताया रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन मैंने बताया। ह्यूमन रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स बताया। ह्यूमन रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स, ह्यूमन का और प्लांट, ह्यूमन बताया। उसके बाद मैंने यही बताया ना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और प्लांट का मैंने बताया। कितने दिन? 4। कितने हो? +4 किया मैंने, हो गया 16 दिन टोटल। कितना गई? 16 हो गए टोटल। 16 दिन हो गए। ये 16 दिन हो गए। इन 16 दिनों में ख़त्म होंगे ये सारे। रिवीजन के लिए आपको ठीक है, ये लिख डालना। यानी 16 दिन पढ़ाई, 16 दिन क्या करना है? पढ़ाई करनी है। 4 दिन जो बचे हैं 20 में से, 4 दिन उनमें क्या करना है? रिवीजन करना है, रिवाइज करना है। अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे इंशाल्लाह रहमान। असल मार्क्स अगर तुम स्ट्रेटजी अपनायो, वारिया असल सिंपल। क्या तुंद खतर फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा टफ पहम गसान लास्ट कन दोहन तैयारी करें। तो ये वो मैं शॉर्टकट तरीकस तुम कित पे हेकु मार्क्स जल्दी 0 मार्क्स कह 0 मार्क्स नहीं आएंगे। अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे खासे मार्क्स आएंगे। 150 से 200, 150 से 200 आएंगे इंशाल्लाह। 150 से 200 आएंगे इंशाल्लाह। ज़्यादा से ज़्यादा 300। तुक्का कभी मत लगाना, तुक्का लगाए जो नहीं क्या। कुछ लोग तुक्का लगाते हैं, तुक्का भी कभी मत मारना, उससे नेगेटिव मार्किंग आती है। तम सत गई नेगेटिव मार्किंग अगर तुम तुक्का लगाओ। तो इस तरह से आप क्वालिफाई कर जाओगे और कोई ना कोई कोर्स आपको मिल जाएगा। तो तो बच्चों कोई ना कोई कोर्स COURSE कोर्स, तो कोई ना कोई एक कोर्स आपको मिल जाएगा आगे बढ़ने के लिए। तो मैंने अभी बताया था NCERT, जैसे मैंने यहाँ लिखा था NCERT। तो कुछ लोग बोलेंगे ये जो आपने NCERT यहाँ पर लिखा था इसका मतलब क्या है? ये नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, इसका मतलब है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च होती है। ये रिसर्च करते हैं, रिसर्च, ठीक है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यही जो टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं NCERT है। फिर वो फॉलो करते हैं CBSE जो होते हैं, जो CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, केंद्र है, ये केंद्र, यह NCERT पुलिस। मानो ये NCERT जो है ये पुलिस है। तो हमें फॉलो करना है पुलिस, जो हमें पुलिस बोलेगा। जैसे ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं हमें ऐसे करो, हम फॉलो करते हैं। तो NCERT जो बोलती है ये पुलिस है। तो CBSE
जो CBSE बोर्ड होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन होता है, उनको फॉलो करना पड़ता है। तो ये NCERT क्या है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग है, ठीक है। इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक में बनाऊंगा अलग अलग। तो ये थे बच्चों के लिए, और ख़ासकर आप जो ये पेपर होता है ये किस बेस पे होता है, OMR बेस पर होता है। OMR जो आपका पेपर आएगा वो OMR बेस रहता है। तो अच्छी तरह से उसको फिल कर लेना, जैसे बबल आते हैं वहाँ पर, उनको अच्छी तरह से ऐसे डॉट करना है, ठीक है। एक डिवाइस होता है OMR, ठीक है। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन जो होता है, ऑप्टिकल मार्क यानी आपके मार्क जो होते हैं रिकॉग्नाइज करती है ये मशीन आपके मार्क्स जो आप डॉट देते हो अच्छी तरह से। इसलिए आपको यहाँ पर इमोशनल नहीं होना है, अच्छी तरह से आपको इसको 20 मिनट आपको मिलते हैं एक्स्ट्रा। आजकल 200 मिनट अगर मिलते हैं तो आजकल 20 मिनट जो OMR फिल करने के लिए, फिजिक्स के लिए अलग OMR आता है, इसी तरह केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए ये OMR आता है। ऑप्टिकल जो ये मार्क्स रिकॉग्नाइजेशन एक मशीन होती है, उसके बाद जो आपका पेपर होता है वो स्कैन होता है और आपकी मार्किंग ये मशीन चेक करती है। अगर आपने गलत कोई कुछ डॉट ये भरे होंगे, इमोशनल आपने सीरियस नहीं लिया होगा, कुछ गलती कर बैठे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या पता है OMR शीट अच्छी तरह से फिल नहीं करते हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव मार्किंग की वजह से अगर उनकी प्रिपरेशन अच्छी भी होंगी तब भी वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। इसलिए इस पे ध्यान दें कि OMR की जो शीट जो अच्छी मिलती है उस पर अच्छी तरह से ध्यान दो वो कैसे फिल करनी है। बाकी वीडियो कैसी लगी शेयर करना। खुदा हाफिज़।